अभी तक का जो वोटर टर्नआउट बता दें 9% के करीब बताया जा रहा है। धीरे धीरे ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो रीटा बहुगुणा जोशी हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, वो वोट डाल चुके हैं। राजा भैया वोट डाल चुके हैं। ये सारी तस्वीरें अलग अलग इलाकों से आ रही हैं और सत्य हिंदी पर हमारी खास कवरेज सुबह 8 बजे से जारी है। और आज की जो 61 विधानसभा सीटें हैं वहां पर मतदान जारी है और 12 जिले हैं, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, ये वो सारे जिले हैं जहां पर इस समय मतदान चल रहा है। जितने भी विश्लेषक हमारे साथ सुबह से जुड़े हैं, उनका यही मानना है कि बीजेपी के लिए राह अच्छी नहीं दिख रही है और इन 61 सीटों में ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, बीजेपी 30 से 35 के बीच का जो आंकड़ा है वहीं तक सिमट कर रह जाएगी। और जो चर्चा है, मैं अश्विनी शाही जी से शुरू करूंगी कि अश्विनी शाही जी, ये वो बेल्ट है जहां पर आपको बड़ी उम्मीदें हैं और हिंदुत्व की जो राजनीति है उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं कि कम से कम अयोध्या, चित्रकूट, श्रावस्ती, ये जो बेल्ट है, कम से कम बीजेपी वहां भी अच्छा करे। लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं ग्राउंड से, और जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अयोध्या जैसे इलाकों में भी बीजेपी के लिए राह अच्छी नहीं दिख रही है। तो क्या कहेंगे सर? नीलू जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं सुबह की शुरुआत इस बढ़िया न्यूज से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार कर रही है। मैं इस बीच में जो है कई क्षेत्रों का दौरा करके आया हूं। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ जो है इंटेलेक्चुअल पत्रकारों ने और विपक्ष के नेताओं ने इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब कर रही है और कुछ ठीक नहीं कर पाएगी। लेकिन हम लोग जो क्षेत्र में गए हैं और क्षेत्रों में ये स्थिति आ रही है कि कहीं भी जो आपके यहाँ समीक्षा हो रही है वो कहीं भी दूर दूर तक उसमें फिट बैठती ही नहीं है। मैं तो कहूंगा कि एक बार आप लोग इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिर से अपने को आत्ममंथन करिए, अपने सोर्सेज को फिर से खंगालिए और जो चीज भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर भी नजर डालिए। क्योंकि यहां पर एक नैरेटिव सेट किया गया, ब्राह्मण को वोट नहीं दे रहा है, मुस्लिम हमको वोट देता ही नहीं है, यादव भी नहीं देता है। 2-3 घटनाएं चारों तरफ से आई, उस पर मैं चर्चा भी करना चाहूंगा। शाहजहांपुर में एक घटना हुई, एक बदायूं में हुई और एक जो है फिरोजाबाद में हुई। नीलू जी, शाहजहांपुर में एक मतलब मुस्लिम ने मुस्लिम को जो है गोली मारी, वो एक मर गया और दोनों भाजपा के थे, तो मुस्लिम भाजपा को वोट कहां देता है, इसलिए मुस्लिम का समर्थक कहां से आ गया। इसी तरीके से ब्राह्मण को सपा के समर्थक ने मार दिया गोली, वहां वो मर गया, वो भी कौन था, वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण कहां से समर्थक हो गया? आप लोगों ने कहा ब्राह्मण समर्थक ही नहीं है। फिरोजाबाद में यादव ने यादव को गोली मारी, सपा समर्थक ने भाजपा समर्थक को मारी, तीनों जगह सपा समर्थक ने भाजपा समर्थक को गोली मारी। लेकिन फिरोजाबाद वाला ईश्वर की कृपा से अभी बचा हुआ है। तो मेरा यह कहना है कि अगर हमारे समर्थक ही नहीं है, ना यादव समर्थक है, ना ब्राह्मण समर्थक है, ना मुस्लिम समर्थक है, ये कहां से आ गए हमारे समर्थक जो गोली खाने और मरने के लिए तैयार है? दूसरी बात मैं बताऊं, आज मैं सुबह सुबह सुन रहा था अपने माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को, उन्होंने कहा है, चैलेंज दिया है एक उसमें कि अगर उसने कहा प्रतीक भूषण चुनाव हार रहे हैं, जैसा कि आप लोग यहां कह रहे हैं कि सब लोग हार रहे हैं, उन्होंने कहा कि प्रतीक भूषण को कोई चुनाव का हरा कर देख ले, जो माई का लाल अगर पैदा हुआ हो तो हरा कर देख ले। ये चैलेंज ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं दे सकते। इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनका कम से कम 7 लोकसभा क्षेत्रों में इतना बढ़िया होल्ड है उस व्यक्ति का व्यवहार से, और उन्होंने जो चुनावी सभा की है उसमें भीड़ उनकी, एक आम सांसद कोई बता दे समाजवादी पार्टी का सांसद कि उसने भीड़ जुटा पाने की स्थिति में है? उनके हेलीकॉप्टर से जब वो जाते हैं, तमाम वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, ब्रजभूषण शरण सिंह खोलकर आप लोग देख लीजिए, जितनी भीड़ होती है एक सांसद के यहां नहीं होती है। मुख्यमंत्री और सब लोग जाते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं पा रहा हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गांव गांव में इस समय बहुत तेजी से, हमारा वोट वहीं स्थिर है नीलू जी, हमारा वोट कहीं नहीं बिखरा है। हमारे हाँ, कुछ वोटों में तब्दीली आई है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमकर पैसा बांटा है, तो भी नमक का फर्ज अदा करने के लिए उसमें से भी 70% लोग तैयार हैं अभी कि हमने नमक खाया। महिलाएं कह रही हैं, एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत ड्रामेबाजी करते हैं, भाजपा के टोटल खिलाफ हैं, चलिए नाम ही ले लेता हूं, अजीत अंजुम, उनके सैकड़ों वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिए इस तरीके से उनको लोग बेइज्जत कर रहे हैं। वो बार बार घुमाते हैं, ये किया जाए कैसे होगा,
विकास के नाम पर, इसके नाम पर, लेकिन जो जनता उनको करारा तमाचा मार रही है उसको भी एक बार देखने लायक है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बल पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे पर इस समय क्षेत्र में आई है। और मैं आज बता रहा हूं कि लगभग हम इस जो जितने चरण हुए हैं, हम लोग लगभग 80 से 90 सीट आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी और अन्य दलों से। इस समय बाकी जो आप कह रहे हैं कि आप सब सीटों पर आगे चल रहे हैं, आपसे बात करेंगे और आपको आमंत्रित भी करेंगे। अभी से ही आपको न्योता दे रही हूँ कि 10 मार्च को आपसे बात इस पर जरूर करेंगे। लेकिन अब मैं आलोक जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनको भी जोड़ूंगी मैं, लेकिन सतीश जी के पास आना चाहती हूँ आपके पास। सतीश जी, आप अश्विनी शाही जी को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। इनका तो ये कहना है कि देखिए, अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार है वो लोगों को बरगला रहे हैं इस समय। क्या कहना है? क्या वाकई में अश्विनी शाही जी की बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, या हमारी बातें अश्विनी शाही जी को समझ में नहीं आ रही, या बीजेपी को नहीं समझ में आ रही है? मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ सतीश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार। नीलू, अगर आप मैं इस पर ऑब्जेक्ट करता हूँ। मेरा ऑब्जेक्शन है इस पर। पहले सतीश जी के पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। मैं एक बात के लिए अश्विनी जी का बहुत आभारी हूँ कि वो लगातार हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं मजबूती के साथ। मैं सिर्फ एक चीज पे एतराज करना चाहता हूँ कि आपको अजीत अंजुम के बारे में कोई बात करनी है तो आपको अजीत अंजुम के प्लेटफॉर्म पर जाकर उनसे करनी चाहिए। आप, और हमारे लिए ठीक नहीं है कि आप हमारी बिरादरी के लोगों के बारे में टिप्पणी करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। सिर्फ इतनी सी बात मैं यहाँ सामने रखना चाहता हूँ। सतीश जी। जी सतीश। आलोक जी, मैं तो बस रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूँ, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन अरे रुको भाई। अच्छा रुक जाओ। अरे आपको छोड़ दिया जाए तो लगातार 2-3 दिन तक बोलिएगा। आप लोग बोलने का तो खाते हो भाई। इस सत्य हिंदी प्लेटफॉर्म पर जैसा आलोक जी कह रहे हैं, अजीत अंजुम जी कहां से रेलेवेंट हो जाते हैं? आप इतना तिल मिलाए हुए हैं उनसे क्या? पहली बात तो ये है। और वैसे इस प्लेटफॉर्म के लिए अजीत अंजुम का कोई रेलेवेंस नहीं। वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या हो रहा है, वो अलग चीज है। बात होगी तो हम लोग उठाएंगे ना, आलोक जी उठाएंगे, आशुतोष जी उठाएंगे, नीलू उठाएंगे। रहने दीजिए, ये आपके मानसिकता का पता चलता है अश्विनी शाही। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो नीलू ने हमसे सवाल पूछा है, एक ही चांस इस बार है। आप जितना बढ़ चढ़ के बोलते रहे, टीका लगा के सब चीज बोलते रहे, यही एक राउंड है जिसमें भाजपा का कुछ होना है तो इसी से होना है, नहीं तो नहीं होना है। ध्यान से सुन लीजिए, आप हमसे लड़िए बहस, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यादव मुस्लिम साइलेंट है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि यादव मुस्लिम वोटर में साइलेंट है, डबल डिफॉल्ट जिसको हम कह रहे हैं। वो कुछ भी आप बोल रहे हैं ना, वो रिएक्ट ही नहीं करता है। और हो सकता है आपके भी वोटर साइलेंट है। ये पहली बार हो रहा है कि आपको 1-2 लोगों को छोड़ करके कोई आक्रामक भाजपा वाला मुझे दिख नहीं रहा है इस बार। पता नहीं क्या उनकी बोली बदल गई, मानसिकता बदल गई, क्या हो गया, लेकिन उनमें एक साइलेंस, एक पता नहीं, एक लगता है एक अपॉलजी, या फिर अंदर अंदर सोच रहे हैं कि आज जाके वोट डाल दे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तो एक मुझे लगता है कोई एक लहर चल रही है। और वो अगर लहर चल रही है तो ये तो निश्चित है अश्विनी शाही जी, मैं तो निष्पक्ष हूं भाई, मैं किसी साइड नहीं हूं, कि अगर लहर चल रही है तो ये तो मान लीजिए कि ये 17 जैसी आपकी वाली लहर नहीं, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। हम ये भी मानते हैं कि अगर समाजवादी के पास रिसोर्सेज नहीं है, नेता नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, मोबिलाइजेशन उतनी नहीं है, तो 50-50% का भी हिसाब किताब आपने बना लिया तो एडवांटेज आपको होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन अगर लहर में तो सब लहरा जाते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल चीज है। और ये बात है, देखिए मैं बार बार कहा हूं, फिर से एक लाल बार बोल देता हूं कि उत्तर प्रदेश जो आपकी जान है, आपकी श्वास नली है पूरे भाजपा के सत्ता शासन के लिए पूरे देश में, अगर वहां अयोध्या है, वहां मथुरा है, वहां काशी का जितना काम आप लोगों ने किया है, काशी में, अयोध्या में मंदिर बनवाया है और मथुरा कॉरिडोर का जिक्र तक किया, भगवाधारी मुख्यमंत्री है, हिंदू हृदय सम्राट सब कोई है आपके यहाँ, आप भी वैसे वाले लगते हो। तो मैं कहने का मतलब यह है कि इसमें अगर आपको उत्तर प्रदेश में जद्दोजहद करनी पड़ रही है और आप एक अजीत अंजुम को यहाँ रेलेवेंट बना के सत्य हिंदी पे बोल रहे हो, तो ये आपका मन बता रहा है जो आपके जुबान पे चला आ रहा है। तो निश्चित रूप से एक संघर्ष है आपके लिए,
और बहुत मैं देख रहा हूँ ना, सबके भाषण भी देख रहा हूँ, और उसमें भाषणों में क्या बोला जा रहा है। 5वें राउंड में आके सब लोग नेता, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, भाई आके वोट देना, प्लीज निकल जाओ वोट देने के लिए। ये क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है? धन्यवाद जी। आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी आपके पास आती हूँ, लेकिन आलोक जी और बादल जी से भी टिप्पणी ले लूं, उसके बाद आती हूँ आपके पास। जी आलोक जी बताइए, जो अश्विनी शाही जी कह रहे थे कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है, तो एक फिनोमिना जो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि देखिए लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो बीजेपी कर ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्लेषक कुछ भी कहते रहे कि देखिए समाजवादी पार्टी की लहर है, गठबंधन आगे चल रहा है, लेकिन अंत में सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अब ये 5वां चरण है सर, क्या लग रहा है आपको? जो 4 चरण बीत चुके हैं और जिस तरीके से अब वोटिंग चल रही है अभी 5वें चरण की, आप क्या अभी भी यही कहा जाए कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, या फिर चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल चुका है? क्या कहा जाए? मैं देखिए इस पे कोई डिसाइसिव टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है और अभी संभव भी नहीं है मेरे लिए, कम से कम। मैं जो अभी सतीश जी कह रहे हैं, मैं उससे काफी हद तक सहमत हूं कि अगर कोई लहर चल रही है तो फिर वो लहर तो कहीं और चल रही है, लेकिन लहर चल रही है कि नहीं, ये सवाल है। दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब ये चुनाव देने जा रहा है वो ये है कि क्या इस देश में लाभार्थी नाम का एक नया वोट बैंक क्रिएट हो गया है? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले और जो जिनको लाभ मिला है उनको लाभार्थी कहा जा रहा है? कोई इसमें किसी तरह का डिमीनिंग एस्पेक्ट ना जोड़ा जाए। वो क्या अब इस बात को लेकर सरकार का आभार मानते हैं कि उनको लाभ मिला, और क्या वो उसके साथ वोट देने जाते हैं? अगर ये होता है और उस वक्त वो अपना जाति धर्म बाकी सारे कंसिडरेशन भूल जाते हैं, अगर ऐसा होता है तो फिर लाभार्थी एक वोट बैंक हो रहा है। और अगर वो लाभार्थी वोट बैंक वास्तव में है तो फिर यकीनी तौर पर वो वोट बैंक तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक ही है, क्योंकि आज की तारीख में और किसी ने लाभ दिया हो ऐसा है नहीं। जिसकी सरकार होगी वही लाभ देगा, और अगर वो वोट बैंक काम कर रहा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो अश्विनी शाही कह रहे हैं वो सब सही साबित हो सकता है। लेकिन अभी अश्विनी जी ने जिस तरह कहा और सतीश ने उसको अंडरलाइन किया, इससे पहले इन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया कि साहब, उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल हरा के दिखा दे। ये माइका लाल हरा के दिखा दे, ये किसकी भाषा होती है? सोचिए आप, ये जुबान कहाँ से आती है? ये किसी सामान्य जन नेता की, राजनेता की भाषा है क्या? ये ऐसे ऐसे शब्द हम लोग ठेकेदारी में सुनते हैं कि भाई कोई माइका लाल हिम्मत हो तो यहाँ से ठेका उठा के दिखा दे। इसका अर्थ है कि जो भी इसके खिलाफ वोट करेगा या जो भी टेंडर डालने आएगा, उसको आगे अपने जान माल की चिंता करनी पड़ेगी। यहाँ अभी अशोक वानखेड़े भी जुड़ गए हैं और अमन जुड़ गए हैं। अमन नौजवान पत्रकार हैं, लखनऊ में बैठे रहते हैं, लेकिन ये जिनको कहते हैं ना कि ये नब्ज टटोलते रहते हैं पूरे प्रदेश की, और ये हर इलाके के जो आज का चुनाव हो रहा है, जो पिछले चरणों के चुनाव हुए हैं, उनके ट्रेंड्स पढ़ते हैं कि यहाँ क्या बड़ा मुद्दा है, कैसी हवा चल रही है। हवा का मतलब वोटर किधर वोट दे रहा है नहीं, किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव हो सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम अमन के पास चलेंगे तो बेहतर होगा। वो थोड़ा इन सेट कर देंगे कि जिस जगह चुनाव हो रहा है, जिन जिलों में चुनाव हो रहा है, जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, वहां की परिस्थिति क्या है, जमीनी सच्चाई क्या। अमन जी, स्वागत है आपका सत्य हिंदी पर, और बताइए सर क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं आप अभी इस 5वें चरण में? देखिए, जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स की जो 61 सीट्स पे इलेक्शन है, इसमें कई सारी ऐसी सीट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप हॉट सीट कहें। जैसे केशव मौर्य की सीट है, राजा भैया की सीट है, सिद्धार्थनाथ सिंह की सीट है, कुपार नंदी जी की सीट्स है। तो इन सीटों पे चुनाव जो है यहाँ पे हो रहा है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि उनका ओबीसी जो कम्युनिटी में जो उनकी पेट थी वो 6 to 7% कम हो रही है। अब उसकी एक स्ट्रैटेजी उन्होंने निकाली है। उन्होंने ये सोचा है कि ये जो ओबीसी लोग कम हो रहे हैं 6 से 7%, उनका कहना है कि ये हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे जाटव कम्युनिटी में इनरोड्स बना के। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जाटव कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो मायावती जी से कभी हटी नहीं है, पर इस बार आप जैसे देख रहे हैं मायावती जी एकदम इनएक्टिव हैं। और अभी जो अमित शाह जी ने जैसे बात कही, मायावती जी की तारीफ की कि उनका वोट इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जा रहा, ये भी एक माना जा रहा है कि ये जाटव कम्युनिटी को खुश करने के लिए है। पहले 3 फेज में जो वेस्टर्न यूपी में और जो रोहिलखंड में चुनाव हुआ, उसमें रिपोर्ट्स ये आई कि जाटव कम्युनिटी ने समाजवादी पार्टी को भी थोड़ा सपोर्ट किया है।
पर जो लास्ट फेज हुआ है, जहां लखनऊ मंडल की बात आ रही है, वहां कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी कोशिश लगा के जाटव कम्युनिटी को अपने साथ कई जगहों पे कर लिया। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने क्या वो इतना कामयाब हो जाएगी कि जो उनका ओबीसी में लॉस हो रहा है, ब्राह्मण में लॉस हो रहा है, क्या उसको वो जाटव कम्युनिटी से वापस वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। दूसरा मुझे लग रहा है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पेंशन जो 2005 के वाली वो बहाल करने का फैसला किया है, उसका जो है असर यूपी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोगों को ये डाउट हो रहा था कि अखिलेश इसको नहीं कर पाएंगे, अब उनको लग रहा है कि वहां हो गई तो अब अखिलेश भी कर देंगे। तो ये इशू समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता दिख रहा है, और जो इशू बीजेपी के फेवर में जैसा कहा जा रहा था जो जाता हुआ दिख रहा है, वो ये दिख रहा है जो फ्री राशन हो गई या 6,000 रुपए जो हो गए या गवर्नमेंट हाउसेस हो गए, ये उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी का इशू जो छोटे जानवर हैं और ये ओपीसी जो ओपीएस पेंशन है, वो उनके फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। ओके 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 बादल जी आपके पास आऊंगी, और अशोक वानखेड़े जी का मैं स्वागत करती हूँ सत्य हिंदी पर, आपके पास भी आती हूँ सर। बादल जी क्या कहेंगे, जो इस बार ये जो 61 सीटें हैं, जो विधानसभा सीट जो 5वें चरण की, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो जातिगत राजनीति है वो सबसे ज्यादा हावी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो कास्ट बेस्ड पार्टीज हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो, चाहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, अपना दल हो, तो क्या हम ये कहना सही होगा कि जो जातिगत राजनीति है वो इस चरण में ज्यादा हावी रहेगी? देखिए नीलू, वैसे तो समूचे उत्तर प्रदेश के चुनावों में सारे चरणों में जातिगत राजनीति का असर हमें देखने को मिलता है और मिलता रहा है। हाँ, ये 5वां चरण जो है वो उस नजरिए से अधिक संवेदनशील है, और हम देखते हैं कि जो जातिगत समीकरण है इस 61 सीटों में कहीं कहीं जाति के आधार पर और कहीं कहीं दलों के अपने प्रभाव के आधार पर बहुत बारीक अंतर करते हैं। मैं इस पे आता हूं, लेकिन एक बात थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। अश्विनी शाही जी को मैं बहुत ही परिपक्व और प्रवक्ता मानता था, लेकिन उनकी इस बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शायद हम जो लोग यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं या जो मेहमान बैठे हुए हैं, वो हम सत्य हिंदी के कोई पेरोल पर हैं या सत्य हिंदी के निर्देश पर हम कोई भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं। ऐसा कतई नहीं है अश्विनी शाही जी। मैं 45 सालों का अनुभव मेरे पास है, और इसमें जानता हूं कि इसमें कम से कम 5 लोग उत्तर प्रदेश के हैं जो 1970 से 77 से चुनावों का कवरेज या 80 के चुनावों का कवरेज या 84 के चुनावों का कवरेज करते आ रहे हैं। सत्य हिंदी के अलावा मैं कम से कम 6 प्लेटफॉर्म पे और जाता हूं, 5 चैनलों में जाता हूं। आज तक किसी पार्टी के प्रवक्ता ने ये आरोप नहीं लगाया कि हम किसी वैचारिक प्रभाव के तहत अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। तो पहली बात तो ये साफ कर दूं। और जो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा आकलन पूर्वाग्रही है, हम कुछ धारणा बना के पहले से आते हैं और फिर हम एनालिसिस करते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं और उसके बाद फिर मैं नीलू के प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, 2017 का जो चमत्कारिक प्रदर्शन है वो क्या आप दोहरा पाएंगे? आप दिल पे हाथ रख के सोच लीजिए, दिमाग पे गणित लगा के सोच लीजिए। 2017 का प्रदर्शन कभी भी आप दोहरा नहीं सकते। और उत्तर प्रदेश एक महादेश है, इसलिए किसी प्रदेश के साथ तुलना में नहीं करूंगा, लेकिन ये बात सही है कि देखिए, अगर आप देखेंगे तो कभी भी एक जो ऐतिहासिक प्रदर्शन होता है वो कभी भी कोई पार्टी रही हो वो दोहरा नहीं पाती। 1977 में जनता पार्टी 80 में नहीं दोहरा पाई, और जो 84 में जो कांग्रेस ने किया था वो 89 में नहीं दोहरा पाई, और जो 2014 में जिस तरह से आए थे 2 बार, मेरा आकलन थोड़ा सा, यानी ये तो तय था कि 1984 में कांग्रेस आ रही है, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत आएगा ये हमें अंदाजा नहीं था। 2014 में मोदी जी आ रहे हैं, 19 में मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन इतना प्रचंड बहुमत कि अपने दम पर बहुमत ले आएंगे, शायद थोड़ा सा इसमें कुछ 19 में। अब जो बात आप अगर नहीं है तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आप 2012 का चुनाव देखते हैं। 2012 विधानसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक था, जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो सारा थोड़ा खिसक करके आपके पास 2017 में आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि इसी बीच में 2014 में केंद्र में मोदी जी आ गए, और मोदी जी का उस समय तिलिस्म चल रहा था। उनकी छवि उनकी दरकी नहीं थी उस समय तक, तो उनकी छवि के कारण
काफी हद तक 2-2.5 साल में हम कह सकते हैं कि केंद्र की छवि, और उस समय जो योगी जी एकदम ताजा, खैर उस समय तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए आए नहीं थे, लेकिन हमने ये देख लिया था कि प्रतिपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश जैसे महादेश में, और उसमें राम मंदिर का मुद्दा वाकई में था थोड़ा था कि ये आके इस बार में सारे मसले सुलझा दे, तो इसलिए लोगों ने 2017 में उस भयंकर प्रचंड बहुमत के साथ आपको वोट किया था। अब 2017 के बाद 2-3 कारण ऐसे हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि 2022 के चुनाव में आपको शायद वो बहुमत नहीं मिलेगा। एक तो डबल इंजन की सरकार का डबल नकारात्मक वोट है। कोरोना काल ऐतिहासिक था, हम पत्रकारों ने भी कभी ऐसा कवरेज नहीं किया, सरकारों के लिए भी ये बड़ा अजीब सा था कि ये क्या करें उस कार्यकाल में। तो कोरोना में जो एक कमजोर प्रदर्शन हुआ, भाई देखिए आपातकाल में हमने घर घर में भी देखा है कि 4-5 किलो अनाज कुछ ऐसा तो रखा, हमारी जो दादियां हैं, हमारी बुआएं हैं, वो रखा करती थी कि कोई सब्जी लेने नहीं जा पाए, मान लीजिए बारिश की घड़ी लग गई तो फिर वो कहीं ना कहीं से जादू की छड़ी की तरह कोई सब्जी निकालती थी और बना देती थी। तो इतना तो घर में भी रखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने, बताइए गंगा में लाशों को आप ये कहेंगे कि तो हमारी धार्मिक परंपरा है, तो अचानक ये धार्मिक परंपरा जो है सारी कोरोना में ही जाग गई। परंपरा वो पहले की दिखती थी, इक्का दुक्का कभी कोई बंगाल के तट पर दिख जाती हो अलग बात है, क्योंकि बंगाल में कारोबार भी होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स का उन लाशों के। तो लेकिन कोरोना में आप नाकाम रहे। जो उत्तर प्रदेश के जो लोग आए रोजगार छोड़ के, वो जो वर्षों से डटे हुए थे महाराष्ट्र में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या आसपास के प्रदेशों में, वो किस तरह आए और किस तरह उन्होंने दोबारा उसमें पारिवारिक विघटन हो गया, सामाजिक विघटन हो गया। क्या वो कड़वे अनुभव जिंदगी भर भूल सकते हैं? हम एक बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूलते। मुझे याद है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था, तो इतना कड़वा अनुभव कि घर आके घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, जो कमाई पूंजी जमा पूंजी लाए थे वो खर्च हो चुके हैं। कोरोना काल में कितना मतलब अजीब सा हाल देखा है। बेरोजगारी तो पहले से ही उत्तर प्रदेश में थी। तीसरी बात मैं ये कहता हूं कि पिछले 2017 के चुनाव में आपको याद होगा समाजवादी पार्टी में पारिवारिक बिखराव था और उसके चलते उसके मत प्रतिशत में डेंट लगा था, धक्का पहुंचा था। तो एक कारण ये था। तीसरी बात यह है कि 2017 में जो आप के बाद जिस तरह से आप महिलाओं की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं और भी तमाम बातें करते हैं, तो अब ये जो उत्तर प्रदेश, मान लीजिए बुंदेलखंड वाला जो इलाका है और पूर्वांचल से जुड़ा हुआ ग्रामीण इलाका है, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, नरैनी, करबी जो है सब्जा वाला जो इलाका है, उसमें गांव में एक औसत परिवार की मासिक आमदनी 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 से ज्यादा नहीं है। ऐसे में 1,000 का सिलेंडर वो कहां से खरीदेगा? तो अब केवल एक आभूषण, शोभा की वस्तु की तरह वो गैस रखी हुई है। वो शाम को 1 घंटे के लिए निकलते हैं, चित्रकूट के जंगलों से लकड़ियां काट के लाते हैं, खाना बना लेते हैं। वो कहते हैं 1,000 रुपया बहुत होता है। तो एक कारण तो ये वाकई में जो आपने जो महिलाओं के साथ जो, नीलू बस 1 मिनट में खत्म कर देता हूं मैं अपनी बात, कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार के मामले आए हैं, अत्याचार के मामले जो आए हैं वो ऐसे आए हैं कि पहले कभी नहीं आते। हो सकता है कि या तो मीडिया वाले पागल हो गए हैं कि वो उजागर करने लगे हैं, या पहले होते ही नहीं रहे होंगे, अचानक अभी होने लगे। तो अगर ये हुआ है तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के मोर्चे पर ज्यादा बाजी मारी है। और ये जो 5वां चुनाव है, अब चूंकि आपका प्रश्न अभी अधूरा रह गया, आप कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस ये पहला मुकाबला है 5वां चरण का जिसमें कम से कम 5 सीटों पर कांग्रेस चौंकाएगी आपकी। जी ओके। मैं अशोक वानखेड़े जी से पूछना चाह रही थी, जो एक वाक्य आपने कहा कि ऐसा लग रहा है कि मीडिया पागल हो गया है, शायद बीजेपी को ये लगना है। अब अश्विनी शाही जी, अशोक वानखेड़े जी बोल रहे, उसके बाद मैं अब आपके पास आऊंगी। अशोक जी, कौन पागल हो गया है इस समय? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अपने विजडम पे मुझे सवाल करने को मन कर रहा है कि क्या हम सही आकलन कर रहे हैं इस समय बीजेपी के बारे में, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से बीजेपी ये कह रही है कि नहीं देखिए हम तो 80 से 90 ज्यादा सीटें लेकर आएंगे जो हम पहले लेकर आए थे, तो क्या वाकई में हम लोगों के ऊपर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि हमारा आकलन क्या इतना गलत है? मीडिया क्या बिल्कुल ही पागल हो गया जैसे बादल जी ने कहा? तो क्या इसको कैसे समझा जाए? ये तो बहुत ही मिस्ट्री हो गई है। देखिए नीलू जी, एक बात बड़ी साफ है, और ये बात साफ है कि आत्मविश्वास के मामले में विश्व में बीजेपी का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता जी। चाहे छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ हो तो भी वो आत्मविश्वास के साथ 2/3 मेजोरिटी लाते हैं। दिल्ली में सुपड़ा साफ होने के बाद भी वो कहते हैं कि हम लाएंगे।
बीजेपी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, अमित शाह सारे मुख्यमंत्री, 3 महीने का अमित शाह का टेन्योर, और 180 के हाउस में 100 सीटें नहीं पा पाती, 120 का प्रदर्शन पीछे दोहरा नहीं पाती गुजरात में, फिर भी वो तब कहते थे कि हम इस बार 150 पार। तो ये तो वार क्राई होता है, जय जय जय, जैसा हर हर महादेव मराठों का वार क्राई होता था, जय एकलिंगी राजस्थान जय राजपूतों का होता था, वैसा इस बार इतने पार, इस बार इतने पार, ये जो वार क्राई है और आत्मविश्वास है, इसके लिए बीजेपी को सैल्यूट। लेकिन उनका जो आत्मविश्वास है वो अपने कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए होता है। मतदाताओं पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये मतदाताओं ने हर जगह दिखा दिया है, बंगाल से लेके गुजरात तक हर जगह दिखा दिया है। हम बीजेपी को बहुत ज्यादा लार्जर देन लाइफ सोचते हैं। बीजेपी ने आसाम और उत्तर प्रदेश छोड़ के किसी भी जगह पे अपने बलबूते पे सरकार नहीं बनाई है, या तोड़फोड़ के बगैर सरकार नहीं बनाई। इसे मैं कोई स्विंग नहीं मानता। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का जिस हिसाब से 2014 से विपक्ष का खच्चीकरण करना शुरू हो गया है, इनकम टैक्स की रेड वगैरह तो वो बाद में आती है, लेकिन संसाधन तक मिलने नहीं देते। इनकम टैक्स की रेड करके आप पैसा चुनाव में ब्लॉक कर देते हो। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी चुनाव में पैसा नहीं खर्चा करती, सब खर्चा करती। ये होने के बावजूद, ये मैं सारा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूं, ये होने के बावजूद यदि प्रधानमंत्री की रैली कानपुर में होती है और उसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ता है कि लाभार्थियों को इकट्ठा करके लाओ, 68,200 लाभार्थियों, रैली है, ये पत्र निकालना पड़ता है, और उसके बावजूद भी चेयर्स खाली रहती है। और दूसरे और बिना संसाधन के जब अखिलेश निकलता है तो उसको हाथ मिलाने के लिए लोग आते हैं और स्टैंपेड होता है। ये इस बात का इंडिकेट करता है कि लोग स्वयंभू रास्ते पे आए। क्या था पूर्वांचल में पिछली बार? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे प्रधानमंत्री अपना प्लेन लेके उतरते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, बाकायदा चेयर्स खाली दिखाई देती, और उसी पूर्वांचल में 3 दिन के बाद रोड शो करता है अखिलेश, और रात भर लोग रोड पे खड़े होते। ये समाजवादी पार्टी इतनी कैसे पैदा हो गई ऑल ऑफ अ सडन? क्यों पैदा हो गई? पत्रकारों को गाली देना और पत्रकारों को लेबल्ड करना। मैं बोलता हूं, यदि यहां ये बोला जाता है कि ये पत्रकार सब बिके हुए हैं, तो मैं सोचता हूं ये हमारे लिए तगमगा है। मैंने कई बार कहा कि जब मैं टेलीविजन पे सुबह से शाम तक बैठता था, तो मैं सुबह संघी होता था, दोपहर को मैं कांग्रेसी होता था, और रात को मैं लेफ्ट होता था, और सोते समय खुद को पूछता था कि मैं हूं कौन। जब यूपीए की सरकार थी तो तमाम ये लोग, प्रकाश जावड़ेकर से लेके सुषमा स्वराज से लेके, ये सब वीडियोज है यूट्यूब पे, ये थकते नहीं थे बोलते थे कि देखो अशोक जी क्या कह रहे हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार देखो क्या कह रहे हैं, ये है यूपीए का भ्रष्टाचार। तब मैं वरिष्ठ पत्रकार था, आज मैं कांग्रेसी हो जाता हूँ, यूपी में सपाई हो जाता हूँ, तो कहीं मैं टीडीपी वाला हो जाता हूँ। ये लेबल लगाना इनकी बौखलाहट है, क्योंकि जब आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते तो आप लोगों को दूसरे इसमें घेरते। दूसरी बात, यदि लाभार्थियों की बात होती, मैं मानता हूं कि ये चुनाव 2-3 चीजों का ये चुनाव के नतीजे 2-3 चीजें एकदम रेखांकित करेंगे, जिससे आने वाली देश की राजनीति बड़ी क्लियर होगी। यदि ये चुनाव बीजेपी हारती है तो ये तथाकथित सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, इनको कहीं ना कहीं अंदर तिजोरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चलने वाला नहीं है यदि हारती। दूसरी बात, लाभार्थियों की बात हम करते हैं, तो लाभार्थी भी जानते हैं कि एक तरफ से आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, 1 किलो तेल दे रहे हो, नमक दे रहे हो, लेकिन क्या गेहूं, नमक, और मैं अभी बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये 4 चीजें देके मैं उनको बोलता हूँ खाना बनाओ, क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। उसके लिए जो बाकी चीजें लगती है, वो महंगाई कहां पहुंची है देख लीजिए, उसकी कहीं ना कहीं हिट होता है। दूसरी बात, मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे, लोग कहते हैं कि बिल्कुल दिया है, मोदी जी ने हमारी रोजी रोटी चलाई है डिफिकल्ट टाइम में, लेकिन घर में लड़का बैठा है बेरोजगार और हमें डर है वो गुंडा नहीं बन जाए, क्योंकि काम नहीं है, आवारा घूम रहा है जी। जो लड़कों को काम नहीं है उनकी स्थिति आवारा पशुओं जैसी नहीं हो जाए, ये लोगों को डर है जी। नौकरियां गई है, बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी, स्किल मैपिंग करेंगे, कहां स्किल मैपिंग है? 4 लाख नौकरियां दी, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं कहां दी। 18 बार 2017 से लेकर आज तक 18 बार पेपर लीक होते, तो युवाओं को सरकारी नौकरी में भी हतोत्साहित हो गए। बार बार विपक्ष को आप क्यों नहीं बोलते कि हमने ये काम किया? और मैं जानता हूं कि यूपी के लोग मूर्ख नहीं है, अरे थोड़े बहुत अशिक्षित हो सकते हैं लेकिन मूर्ख नहीं है। यदि आपने बेहतरीन काम किया होता तो समाजवादी पार्टी को पैसा दे के भी लोग नहीं आते, लोग आपकी जय जयकार करते। आज एक दूसरी बात जो 2017 में जो राजेश भाई ने कहा,
2017 में जो मैंडेट मिला, जो वोट परसेंटेज मिला 46% का, वो बीजेपी का वोट परसेंट नहीं है। जो हर पार्टी का अपना एक वोट परसेंट होता है, वो बीजेपी का 10 से 15%। बाकी जो एड ऑन हुआ वो नरेंद्र मोदी पे एड ऑन हुआ, गुजरात के मॉडल पे एड ऑन हुआ, डबल इंजन की सरकार पे एड ऑन हुआ, गुजरात का एक नया विकास पे एड ऑन हुआ, और यादवों का परिवार में झगड़ा, ये सारी चीजें जो थी, ये इन चीजों ने एक कम्युनिटी इफेक्ट दिया। आज तब आप सत्ता लेने के लिए जा रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो अखिलेश झेल रहा था। आज आपको सत्ता डिफेंड करनी है, एंटी इनकम्बेंसी का पार्ट आप झेल रहे हो, झगड़े आपके परिवार में है। 100 से ज्यादा विधायक धरने पे बैठते मुख्यमंत्री के सामने। मेरे पॉलिटिकल करियर में, पॉलिटिकल बोलते मेरे पत्रकारिता के करियर में, मैंने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ उसी के एमएलए 1/3 एमएलए बैठते होंगे, ये मैंने नहीं देखा। उसके बाद ये जो खदेड़ने वाली बात है, लोग नाराज होते हैं, लोग नारे लगाते हैं, लोग घर पे झंडे नहीं लगाने देते, पोस्टर्स नहीं लगाने देते, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जैसे मिलनसार व्यक्ति को उसके कॉन्स्टिट्यूंसी से यदि खदेड़ा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है, जिसके वजह से मैं कह रहा हूं। बाकी सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, मैंने आलोक जी भी कह रहे हैं कि अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष के लिए एक लहर सी बनी हुई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।